नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज जब हम बिहार की बात करेंगे तो तेजस्वी यादव के उस बयान पर हमें गौर करना होगा कि इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन क्या सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था, जैसा तेजस्वी यादव कह रहे हैं और जैसा दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिख भी रहा है। हमें इसका भी स्मरण करना होगा कि इंडिया गठबंधन के भीतर कैसी खींचतान है। पिछले दिनों लालू यादव ममता बनर्जी की वकालत कर रहे हैं और देखिए, दूसरी ओर यदि हम एनडीए अलायंस की बात करें तो सबसे ज्यादा जिनके संबंध में किंतु परंतु की चर्चा होती है, चिराग पासवान नए साल में विदेश के दौरे पर थे, लौटे हैं, बिहार गए हैं और उन्होंने कहा है कि देखिए, एनडीए गठबंधन अटूट है। इसका मतलब एनडीए में सब कुछ तय होता दिख रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद और उसे भी स्मरण करना होगा कि जो बिहार के सह प्रभारी हैं, उन्होंने राग छेड़ा था कि बिहार में कांग्रेस को 2 डिप्टी सीएम चाहिए। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि कल हमारी मुलाकात संजय झा, जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, उनसे भी हुई थी और एनडीए के भीतर यह अभिमत है कि जो आरजेडी का आधार वोट है, उसके खिलाफ बिहार में मतदाताओं की गोलबंदी ऐसी है कि किसी और चीज की जरूरत ही नहीं। 2005 के पहले का स्मरण करा देना है और यह भी एनडीए के लोग कह रहे हैं, तेजस्वी यादव भले न माने, कि बीपीएससी वाले आंदोलन में तेजस्वी यादव पिछड़ गए और एक नए विपक्ष को, छात्रों और युवाओं के बीच एक नई कंस्टिट्यूंसी है, उसमें पैठ जमाने के लिए जगह दे दी प्रशांत किशोर। और इस बीच पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी री एग्जामिनेशन के लिए जनसुराज की ओर से याचिका दायर की गई है, जिसे पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। मतलब एक सीढ़ी ऊपर चढ़े हैं जनसुराज वाले। प्रशांत किशोर का अनशन जारी है, अभी भी मेदांता हॉस्पिटल पटना में ही भर्ती हैं। स्थिति में सुधार है, लेकिन आगे क्या? तो क्या इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था? और यदि लोकसभा चुनाव के लिए था तो बिहार में ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव बैठे हैं। क्या कांग्रेस को 70 सीटें फिर से नहीं देने जा रहे हैं, जैसा 2020 में दिया गया था? और हाल की वजह भी कांग्रेस को दी गई 70 सीटें ही आरजेडी बताता रहा है। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोगों ने जिस दिन एक दिन और किसी और विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और ये पासिंग रेफरेंस में ये मामला आया था, तो ये हम लोगों का अभिमत था, मानना था हम लोगों का कि तेजस्वी यादव की बातों का एकमात्र मतलब ये है कि कांग्रेस पर दबाव बनाना है और कांग्रेस को उतनी सीटें जितनी 2020 में दी थी उतनी सीटें नहीं देनी है। इसका एकमात्र मकसद, वो अलायंस नहीं तोड़ सकते हैं, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि इस समय कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़े। अभी अभी जब बक्सर में उनसे पूछा गया कि आप दिल्ली जाएंगे चुनाव प्रचार करने, तो उन्होंने कहा कि अभी देखते हैं। अभी देखते हैं का मतलब है कि वो दिल्ली में चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं आएंगे। जिस तरह से पार्टी, जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया, तृणमूल कांग्रेस ने समर्थन दिया, या उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने समर्थन दिया, उस तरह से तेजस्वी यादव यहाँ कोई समर्थन नहीं देने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी को। वो कांग्रेस के लिए समर्थन घोषित नहीं करेंगे, लेकिन वो आम आदमी पार्टी को भी समर्थन नहीं देंगे और प्रचार के लिए नहीं आएंगे। लेकिन उन्होंने ये बात कही कि इंडिया ब्लॉक जो बना था उसका गठन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में हमारा गठबंधन पहले से है। इसका मतलब कि बिहार में जो गठबंधन है, जिसको महागठबंधन कहते थे, इंडिया बनने के पहले महागठबंधन बोलते थे, एमजीपी बोलते थे, महागठबंधन वो है। लेकिन ये जो लालू यादव वाली बात थी ज्ञानेश्वर जी, वो ज्यादा रिमार्केबल बात थी, ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात थी कि जब ये बहस शुरू हुई कि इंडिया ब्लॉक का लीडरशिप चेंज किया जाए और ममता बनर्जी नेता बने, तो सबसे आगे कूद करके लालू यादव ने कहा था कि हाँ, ममता बनर्जी को नेता बनाइए। बाकी लोग कुछ ढके छिपे शब्दों में कह रहे थे, शरद पवार की पार्टी हो या संजय राउत हो, ये लोग ढके छिपे शब्दों में कह रहे थे। रामगोपाल यादव ने भी कहा कि हम ममता बनर्जी कैपेबल हैं, वो कर सकते हैं नेतृत्व। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी नेता नहीं है इंडिया ब्लॉक के,
मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो ये सब बातें हो रही हैं। लालू यादव इकलौते नेता थे जिन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को नेता बना दीजिए और कांग्रेस अगर आपत्ति करती है तो उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। ये बात बिल्कुल। लालू यादव ने कही थी कि कांग्रेस की आपत्तियों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। तो इसका जी। मकसद भी वही था जो तेजस्वी यादव के कहने का मकसद है कि कांग्रेस पर दबाव डालना है, कांग्रेस को दबाव में ले आना है और उसको 70 सीटें नहीं मिलने देनी है। देखिए जी। इसका एक और पक्ष आप देखिए, जब कुछ दिन पहले चुनाव हुआ झारखंड का, तो उस समय भी आरजेडी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के बीच टकराव हुआ था। वहां एक जब ये बहस हुई और एक टेलीविजन डिबेट में कांग्रेस की जो सोशल मीडिया की प्रभारी हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने कह दिया कि जब एंकर ने उनसे कहा कि भाई लालू यादव की पार्टी 6 सीट लड़ी और 4 जीत गई, उसका स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा रहा वहां झारखंड में, और आपका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं बिल्कुल। रहा। तो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अरे कोई आदमी 1 सीट लड़े और 1 सीट जीत जाए तो उसका तो 100% स्ट्राइक रेट हो जाता है। तो इस बात का जो है, इस बात को लेकर के आरजेडी की एक महिला प्रवक्ता ने रिटॉर्ट किया और कहा कि सुप्रिया श्रीनेत को माफी मांगनी चाहिए है और आरजेडी कोई छोटी फोर्स नहीं है। तो जी। स्ट्राइक रेट को लेकर के भी जो झारखंड के चुनाव के बाद झगड़ा हुआ, उसका भी मकसद यही था कि आरजेडी का स्ट्राइक रेट हमेशा अच्छा होता है, कांग्रेस लैग बिहाइंड हो जाती है, कांग्रेस जो पीछे खींचती है अलायंस को, उसका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं होता है। तो बिल्कुल। कांग्रेस अगर कम सीट लड़े और आरजेडी ज्यादा सीट लड़े तो वो चुनाव बेहतर हो सकता है महागठबंधन के लिए या इंडिया ब्लॉक के लिए। तो ये दबाव की राजनीति है, चाहे आरजेडी के प्रवक्ता का बयान हो या लालू यादव का बयान हो या तेजस्वी यादव का बयान हो, ये सिर्फ इसका मकसद ये है कि कांग्रेस को दबाव में ले आए। लेकिन और ये तो ज्ञानेश्वर जी सच है ना अजीत जी, ये तो सच है ना, तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि अधिक सीटें 2020 में इन्होंने ले ली, 70 सीटें ले ली थी, लेकिन उम्मीदवार नहीं थे। पटना का उम्मीदवार जाकर चुनाव लड़ रहा था नालंदा में, पटना का उम्मीदवार जाकर चुनाव लड़ रहा था समस्तीपुर में, भागलपुर से आकर उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा था पटना साहिब में। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति जो तेजस्वी कहते हैं इसमें भी कोई शक नहीं। और देखिए दिल्ली चुनाव से तेजस्वी यादव का दूर हो जाना, अभी दिल्ली का चुनाव और वहां बिहार और यूपी का मुद्दा, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को लाकर वोटर बनाया जा रहा है, ऐसे में तेजस्वी यादव की जरूरत हो सकती थी आम आदमी पार्टी को या फिर कहे कांग्रेस को, लेकिन तेजस्वी ने अपने को दूर रखने का फैसला किया है। देखिए ये एक बड़ा आपने सवाल उठाया। ये जी। पूर्वांचल के लोगों की, खासतौर से बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों के सम्मान का मामला दिल्ली में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी एक वीडियो क्लिप प्ले करती है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो कह रहे हैं कि पूर्वांचल के लोग और रोहिंग्या और बांग्लादेशी आकर के बिहार दिल्ली की स्थिति खराब करते हैं। तो अब पता नहीं उन्होंने कहाँ कहा, किस संदर्भ में कहा, लेकिन आम आदमी पार्टी इसको चारों तरफ वायरल करती है, कहती है कि बीजेपी सम्मान नहीं करती है। फिर अभी खुद केजरीवाल कह रहे हैं कि बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को ले आकर के वोटर बनाया जाता है। ले आके क्या वोटर बनाया जा रहा है? जो लोग यहाँ हैं वो लोग वोटर बन रहे हैं, और ले बिल्कुल। आके वोटर बनाना क्या, ये तो अपमानजनक बयान है। जो एक समय हमको ध्यान आ रहा है कि शीला दीक्षित ने भी ये बयान दिया था जी। और उसका उसका भारी नुकसान उनको उठाना पड़ा था। तो एक तो सबसे पहली जरूरत तो ये थी कि बिहार की तमाम पार्टियां इस पर आपत्ति करती कि आप चाहे आम आदमी पार्टी कहे चाहे बीजेपी कहे, पूर्वांचल के लोग हों, बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोग, पूरे देश में भारत का संविधान उनको इजाजत देता है कि जाकर के बसें, नौकरी करें, रोजगार करें, जो भी काम करना है करें। आप ये क्या मतलब हुआ कि ले आकर के उनको वोटर बनाया जाता है? हम लोग अवैध हैं? अवैध लोग थोड़े हैं बिहार उत्तर प्रदेश के लोग जो दिल्ली में आकर के रह रहे हैं। जी। लेकिन न तेजस्वी यादव ने कोई बयान दिया, किसी ने कोई बयान नहीं दिया। तो और इस बीजेपी स्थिति में वाले और जेडीयू वाले तो दे देंगे, बीजेपी जेडीयू वाले दे देंगे। देखिए कल हमने संजय झा से यह भी पूछा था, क्या दिल्ली में विधानसभा का चुनाव जेडीयू लड़ रहा है? उन्होंने कहा लड़ रहा है जेडीयू, चाहे सीटें 2 हो या 3 हो, इसका ऐलान भी आजकल में हो जाना है। तो जेडीयू तो लड़ रहा है, लेकिन आरजेडी दूर चला गया और आरजेडी ने खामोशी की चादर ओढ़ ली, न कांग्रेस के साथ और न आम आदमी पार्टी के साथ। और रंग जब हो, ना आप इधर हो ना आप उधर हो, तो आप महत्वहीन हो जाते हैं। इस बात को भी याद रखना होगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए था उनको। जितनी जितनी आबादी है यहाँ, देखिए एक जी। बात उसमें हम बता दें कि बीजेपी का जब वीडियो वायरल हुआ जेपी नड्डा का, तो आज जेडीयू ने आगे बढ़ के डिफेंड किया उसको, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेडीयू ने डिफेंड किया। बिल्कुल। हुँ। और इधर इस मामले पर तेजस्वी यादव ने चुप्पी साधी हुई है। हुँ। दिल्ली में 30% से ज्यादा आबादी पूर्वांचल के लोगों की है। अब तो कहा जाता है कि 40% है, और 27 से 36 सीटों का ऐसा आंकड़ा है जहां बताया जाता है कि पूर्वांचल के लोग नतीजों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं।
इसके बावजूद बिहार की और झारखंड की जो बड़ी पार्टी है, बड़ी राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टी है, उस पार्टी का यहाँ नहीं आना, कोई भूमिका नहीं निभाना, आरजेडी से आप कांग्रेस से बात नहीं कर रहा। कांग्रेस तो टिकट दे ही सकती थी, कांग्रेस के पास 70 सीट पर लड़ने के लिए कैंडिडेट कहाँ है दिल्ली में? कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है और 70 सीटों पर लड़ना है। तो अगर बात करते आरजेडी तेजस्वी यादव बात करते 2-4 सीटों की तो उनको मिल भी सकती थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो कांग्रेस के साथ भी नहीं दिखना चाहते हैं यहाँ, तो आम आदमी पार्टी कहीं नाराज ना हो जाए, आम आदमी पार्टी के साथ भी नहीं दिखना चाहते हैं, तो आप चुनाव से दूर हो गए। तो ये बात आपने ठीक कही, लेकिन ये दबाव की राजनीति जो चल रही है, उसका भले ये मकसद हो कि हम कांग्रेस को दबा करके उसको कुछ कम सीटें दें, लेकिन आम जनता के बीच में दोनों पार्टियों का समर्थक वर्ग है, उसके बीच में कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता है। वहां टकराव की स्थिति बन जाती है। वहां उस वर्कर पॉलिटिकल नुआंसेस को नहीं समझता है कि बारीक राजनीति क्या है और ऊपर के नेता क्या राजनीति कर रहे हैं। उसको लगता है वर्कर्स को नीचे की है तो झगड़ा हो रहा है या दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी बदला ले लेंगे। ऐसा एक समय था चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी के बीच। अब जाकर के जो समन्वय बनाने की कोशिशें हो रही हैं, वो काम आएंगी नहीं। तो तनाव तो था, तो आप सहयोगी पार्टी के बीच तनाव क्यों बनाना है? ये नहीं बनाना चाहिए है। जो बात करनी चाहिए है, आप पर्दे के पीछे जहां बैठ करके आप ड्राइंग बोर्ड पर जब चार्ट लेकर के बैठे वहां बात करें। कांग्रेस जो कह रही है, जैसे स्ट्राइक रेट की जब बात आती है और आरजेडी ने कह दिया स्ट्राइक, आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस कम सीट लड़े। निश्चित रूप से लेफ्ट के लोग भी चाह रहे होंगे कि हमको कुछ ज्यादा सीटें मिले, क्योंकि पिछली बार उनका स्ट्राइक रेट बहुत ही बढ़िया है कि आप 19 हक बनता है। 19 सीटों पर लड़के अगर सीपीआई एमएल ने 12 सीटें जीती है तो बहुत ही बढ़िया स्ट्राइक रेट है। और उसके बाद लोकसभा चुनाव में 2 एमपी जीते हैं, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ कि सीपीआई माले का 2 एमपी जीत जाए वहां बिहार से। तो ये माले के 2 एमपी जीते हैं, उसके आधार पर भी और पिछला स्ट्राइक रेट के आधार पर भी लेफ्ट ज्यादा सीटें चाहेगा। तो आरजेडी चाहेगी कि कांग्रेस से कुछ सीट छुड़ाए जो लेफ्ट को दे दें, हमको अपनी सीटें नहीं छोड़नी पड़े। जो 157 सीटें लड़ी है आरजेडी लड़ी थी, हमको उसमें से आरजेडी को नहीं छोड़ना पड़े। अब आरजेडी अपनी सीटें अगर नहीं छोड़ना चाहती है तो कांग्रेस से छुड़ाना होगा। और कांग्रेस को भी लॉजिकल तरीके से, मतलब तर्कसंगत तरीके से, रैशनल तरीके से बैठ करके विचार करना चाहिए। अजीत, सीटें तो छोड़नी ही होगी और सीटें छुड़ाना ही होगा, क्योंकि मुकेश सहनी भी आपके साथ है और मुकेश सहनी को कितनी सीटों पर आप मना लेते हैं यह भी बड़ा सवाल होगा। और कैसी सीटें, क्वालिटी सीटों की बात कर रहे हैं, वह भी उम्मीदवार खोज रहे हैं। तो ऐसे में आपको कांग्रेस से भी सीटें लेनी होगी और कुछ सीटें आपको अपने हिस्से से भी मुकेश सहनी को यदि साथ रखना है तो। हाँ, तो अब देखिए, अब मुकेश सहनी को अगर आपने उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है, मतलब ये चर्चा तो हो ही रही है, सोशल मीडिया में भी चर्चा हो रही है, और मुकेश सहनी की पार्टी के तमाम लोग कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री होंगे, सरकार बनेगी तो जिसको आपने उप मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित किया है उसको सम्मानजनक सीटें तो देनी होंगी, ताकि वो उसके लायक लगे कि वो नंबर 2 की पार्टी होने वाली है। आप कांग्रेस को जितनी सीटें देंगे उतनी नहीं देंगे, लेकिन आपको एक सम्मानजनक सीटें मुकेश सहनी को भी देनी होंगी। तो अपनी सीटें भी आरजेडी को छोड़नी है, इसलिए भी आरजेडी कांग्रेस के ऊपर ज्यादा दबाव बना रही है अभी से कि कांग्रेस से कुछ ज्यादा सीटें छुड़ा लेंगे। कांग्रेस मान भी सकती है, अगर तर्कसंगत तरीके से कांग्रेस विचार करे तो मान भी सकती है कि हम ऐसी सीटों पर लड़े जो जीतने की संभावना ज्यादा हो और हारने की संभावना वाली सीटें हम छोड़ दें। लेकिन क्या वो ऐसी सीटें लेने के लिए लेफ्ट के लोग और मुकेश सहनी राजी होंगे, जहां एनडीए जो इंडिया ब्लॉक है, महागठबंधन है, उसके जीत की संभावना कम हो? जीत की संभावना का मतलब अब यहाँ पर वो बात आती है जो आपने पहले कहा अपने इंट्रोडक्शन में, कि जो आरजेडी का वोट आधार है, या हम उसको महागठबंधन का वोट आधार माने, उसके खिलाफ एक ऑटोमेटिक पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण होता है बिहार में। तो वैसी सीटें जो उसके आधार वोट को रिप्रेजेंट करने वाली सीटें हैं, जहां मुस्लिम यादव का 32% का समीकरण है, उसकी बहुतायत है जिन सीटों पर, हर आदमी उस गठबंधन का उन्हीं सीटों पर लड़ना चाहता है। चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मुकेश सहनी भी अगर लड़ते हैं तो वो वैसी ही सीटें चाहेंगे जहां इन दोनों जातियों का समीकरण 30% से ज्यादा वोट का हो, ताकि वो ऐसी सीटों की तो बड़ी खींचतान होगी। ऐसी सीटों की संख्या तो सीमित है, सबको वैसी ही सीटें चाहिए। हालांकि एक बात इसमें यह है, जो आपने ध्रुवीकरण वाली बात कही ना, वो इन सीटों पर ज्यादा होता है जहां आबादी उनकी ज्यादा है। जहां उनकी आबादी कम है, जहां समीकरण का वोट कम है, वहां इतना एग्रेसिव पोलराइजेशन नहीं होता है जितना एग्रेसिव पोलराइजेशन उन सीटों पर होता है जहां आबादी ज्यादा है। तो और देखिए, जहां आबादी ज्यादा की बात कर रहे हैं, देखिए मैं कल दिल्ली में, प्रशांत किशोर ने तो अपनी चुनावी रणनीति का काम छोड़ दिया, दूसरी पार्टियों के लिए कुछ राजनीति कर रहे हैं। एक छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत के जो
मूल मंत्र वाले स्ट्रेटजिस्ट रहे, उनसे हमारी कल मुलाकात हुई। तो बिहार के ही रहने वाले हैं। वह कह रहे थे कि देखिए बहुत बड़ी चुनौती है आरजेडी के पास मुसलमान वोटों को लेकर। हमने कहा कैसे? फिर वो प्रशांत किशोर पर आ गए कि वो 40 सीटें जहां प्रशांत किशोर उम्मीदवार देंगे, और वह फार्मूला कि मुसलमान के वोट से यादव जीत जाता है, यादव के वोट से मुसलमान नहीं जीतता है। यदि यह बात प्रशांत किशोर ने अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से, जिसमें उन्हें निपुणता हासिल है, यदि प्रवेश करा दिया तो फिर बड़ा नुकसान आरजेडी को होगा। और सीमांचल के क्षेत्रों में ओवैसी से भी, ओवैसी के उम्मीदवार यदि 5,000 वोट ही काटते हैं तो भी जीत भले न मिले, या जीत मिल भी जाए तो यह बड़ी चुनौती है आरजेडी के लिए और महागठबंधन के लिए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात कही उन्होंने। हम लोग इस बात पर चर्चा प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी को लेकर के तो करते थे कि प्रशांत जी किशोर ने जो कहा हुआ है कि वहीं मुसलमान लड़ाएंगे जहां आरजेडी नहीं लड़ाएगी, तो बिल्कुल। इसका मतलब कि वो वहां लड़ाएंगे जहां आरजेडी यादव लड़ाता है, आरजेडी का जी। कैंडिडेट यादव होता है, और इस हम्म। स्ट्रेटजी के तहत लड़ाया जाता है कि यादव का वोट इनको मिल जाएगा और मुस्लिम बहुसंख्या है में है तो वो वोट कर देगा, चुनाव जीत जाएंगे। इस स्ट्रेटजी को अगर टारगेट करके कैंडिडेट देते हैं प्रशांत किशोर, तो इसका उसका इंपैक्ट वही होगा जो इंपैक्ट पिछली बार चिराग पासवान के जेडीयू के खिलाफ लड़ने से हुआ था। बिल्कुल। उन्होंने जेडीयू की सीटों पर इस तरीके से चुनाव उम्मीदवार उतारे थे कि उनके उम्मीदवारों ने जेडीयू को डैमेज किया, बुरी तरह से डैमेज किया। आरजेडी का वोट नहीं काटा उन्होंने, आरजेडी को उतना ही वोट मिला जितना उसका वोट था, लेकिन जेडीयू का वोट उन्होंने काट लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जेडीयू को ऑलमोस्ट 36-37 सीटें ऐसी हैं जहां सीधे सीधे चिराग पासवान ने चुनाव हरा दिया। अब कहने को लोग कहेंगे कि 5.66% वोट आया चिराग पासवान को, लेकिन चिराग पासवान लड़े भी तो सिर्फ 135 सीटों पर थे, वो 108 सीटों पर नहीं लड़े थे। अगर उनके 5.66% वोट को 108 सीटों पर और ट्रांसफर करिए तो ये ऑलमोस्ट 10% वोट होगा, 10% से थोड़ा ज्यादा वोट होगा। अगर प्रशांत किशोर को हम लोग माने कि वो 10% वोट काटते हैं, एवरेज जो उन्होंने बाई इलेक्शन में 10% वोट लिया है, तो 10% जो वोट लेंगे वो, और अगर वही स्ट्रेटजी रहती है कि मुसलमान 40 लड़ाएंगे, तब तो आरजेडी को बहुत ज्यादा नुकसान कर देंगे। तब तो हम लोग जो कह रहे हैं कि आरजेडी के सामने जब एनडीए एकजुट रहता है और आरजेडी का फाइटिंग चांस खत्म हो जाता है, वो तो फाइटिंग चांस और खत्म हो जाएगा और कम हो जाएगा आरजेडी का, उस पूरे महागठबंधन का। पहले इस समीकरण को अगर हम लोग समझें कि जो एनडीए है, जिसमें आज 5 पार्टियां हैं, और पांचों पार्टियां ऐसी हैं, मतलब कांग्रेस, बीजेपी और जेडीयू तो है, दोनों का मिलाकर के 34-35% का तो वोट आधार अपना है कि 33-34% इनका है। उसके ऊपर चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है और जीतन राम मांझी हैं। और अगर अब मुकेश सहनी को भी लाने की बात होती है, अगर वो नहीं भी आते हैं और ये पांचों पार्टियां एक रहती हैं, तो इनका जो वोट आधार 38 से 40% का बनेगा ज्ञानेश्वर जी, उसमें फाइटिंग चांस खत्म हो जाता है आरजेडी का। क्योंकि आरजेडी के उसमें कोई वोट ऐड नहीं होता है, जो उसका 32% का वोट है, जिसमें से उसको मिलता है 30% के करीब या 32% के करीब, उसमें कोई नया वोट ऐड नहीं होता है। और हम कल भी जो कह रहे थे कि जो 20-22% ऐसा वोटर है जो इन दोनों को वोट नहीं देता है, उसकी पसंद हो सकता है कि प्रशांत किशोर हो जाए। हाँ, इसी बात पर देखिए, जो मैं कल बातचीत कर रहा था, उस पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में भी बड़ी भूमिका निभाई है, संयोग से बिहार के ही रहने वाले हैं, कि उन्होंने कहा कि देखिए एक चैलेंज और है तेजस्वी यादव के लिए। तेजस्वी यादव विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, तो भाई उन्हें लड़ते हुए दिखना चाहिए था, तो वे नेता जरूर बने, लेकिन प्रशांत किशोर ने 2 साल की पदयात्रा में जो नहीं कमाया, वह पिछले 8 दिनों में अर्जित कर लिया है। तो तेजस्वी यादव नेता जरूर बने हैं, लेकिन यह नैरेटिव और परसेप्शन बनता जा रहा है कि लड़ तो रहा है प्रशांत किशोर। तो इस छवि से भी, प्रशांत किशोर की इस छवि से तेजस्वी यादव को टकराना होगा। हाँ, टकराना होगा। देखिए, तेजस्वी यादव ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कभी नहीं निभाई। विधानसभा में भाषण दे देना अलग बात है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की तो भूमिका होती है हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की। आप किसी मुद्दे का इंतजार करते हैं, मुद्दा आता है, उसको भी आप गंवा देते हैं। जैसे बीपीएससी के छात्रों का एक बड़ा मुद्दा था, इस मुद्दे को, ये मुद्दा आया हुआ था, आपने गंवा दिया। लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत सारे मुद्दे पड़े हुए हैं बिहार में। जिस पलायन के मुद्दे को लेकर के प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहे थे, कभी तेजस्वी यादव को सुना है कि पलायन का मुद्दा बना करके कोई आंदोलन कर रहे हैं कि हम पलायन रोकेंगे, बिहार के बच्चों को हम यहीं पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे, यहीं रोजगार की व्यवस्था करेंगे? ये बात वो कभी नहीं कहते।
महंगाई को लेकर के इतनी महंगाई है, आज के समय में महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि आम आदमी का जीवन कठिन होता जा रहा है। अभी रिपोर्ट आई है, दिसंबर की रिपोर्ट आई है कि वेज थाली 6% और नॉन वेज थाली 12% महंगी हो गई। तो सारी चीजें, खाने पीने की चीजों से लेकर के हर चीज की महंगाई बढ़ रही है। कभी आपने देखा कि महंगाई के ऊपर कोई आंदोलन कर रहा हो मुख्य विपक्षी पार्टी? वहां महंगाई के ऊपर आप कोई आंदोलन नहीं करते हैं। केंद्र सरकार से हिस्सा मांगने के लिए, जीएसटी का पैसा हो या दूसरा कोई केंद्र सरकार से मदद मांगने के लिए आप कोई आंदोलन नहीं करते हैं। वहां गरीबी बेरोजगारी को लेकर के आप कोई आंदोलन नहीं करते हैं। तो कोई जन आंदोलन नहीं किया। लालू यादव ने कर दिया है, लालू यादव ने किया, उसकी कमाई कितने दिन तक काटेंगे तेजस्वी यादव? उसकी फसल कितने दिन तक काटेंगे? तो तेजस्वी यादव को जो भूमिका निभानी थी सक्रिय आक्रामक विपक्ष की, वो भूमिका उन्होंने नहीं निभाई है। और प्रशांत किशोर को वो भूमिका इसलिए मिल गई क्योंकि तेजस्वी यादव ने वो भूमिका नहीं निभाई। प्रशांत किशोर ने बीपीएससी के छात्रों के आंदोलन में शामिल हुए, उस आंदोलन का नेतृत्व किया। और जैसा हम पहले कई बार कहे कि उन्होंने वेट किया, वो ऐसा नहीं है कि लपक के अपना अपना सब काम छोड़ करके उस आंदोलन को नेतृत्व करने पहुंच गए थे। उन्होंने इंतजार किया कि मुख्य विपक्षी पार्टी करती है कि नहीं करती है, जिसके पास 100 एमएलए है। लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। जब नहीं किया तो इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया। तो अपोजिशन का स्पेस भी ले रहे हैं प्रशांत किशोर। तो अपोजिशन के स्पेस की जब हम लोग बात करते हैं तो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में वो 30-32% वोट जो महागठबंधन को आया, उसमें से भी कुछ हिस्सा अपोजिशन का के लीडर के तौर पर अगर इमर्ज होते हैं तो प्रशांत किशोर को मिलेगा। और 20% वोट जो किसी को नहीं जाता है, जो नाराज रहता है हमेशा आरजेडी से भी, जेडीयू से भी, बीजेपी से भी, उसका भी एक बड़ा हिस्सा प्रशांत किशोर के साथ जा सकता है। तो प्रशांत किशोर ने जो आकांक्षी वर्ग के वोट के साथ उन्होंने शुरुआत की थी, उसमें वो अपोजिशन का स्पेस लेकर के अपना एक नया वोट अपने साथ ऐड कर रहे हैं। और वो वोट अपोजिशन का सत्ता विरोधी वोट है। तो ये स्थिति सूट करती है जेडीयू बीजेपी को, क्योंकि अगर सत्ता विरोधी वोट का बंटवारा होता है तो उसका लाभार्थी सत्ता पक्ष होता है। उसका वोट कम हो रहा है लेकिन वो मुख्य विपक्षी पार्टी में नहीं ऐड हो रहा है, तो ये उसकी जीत होती है एक तरह से। और ये बात हम लोग कितने ही जगहों पर देख चुके हैं, लगभग हर राज्य में ये चीजें होती हैं कि जो सत्ता विरोधी वोट अगर उसका बंटवारा हो जाए तो सत्ता पक्ष को फायदा हो जाता है। ये अपने आप हो रहा है, ये अपने आप हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी करा रही है, बीजेपी नहीं करा रही है प्रशांत किशोर से, या जेडीयू नहीं करा रही है प्रशांत किशोर से, बल्कि ये कहें कि तेजस्वी यादव करा रहे हैं प्रशांत किशोर से। हाँ, उनकी उदासीनता और उनका आलस से सड़क पर नहीं आने का जो वो है कि सड़क पर नहीं आएंगे, सड़क पर नहीं उतरेंगे, और ये बड़ी चूक है। और देखिए जिस तरीके से पटना हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस झटके से किसी और ने पीआईएल दाखिल कर दी थी, अब विधिवत तरीके से पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करना, बाईबी गिरी जैसे वकील पैरवी कर रहे हैं और सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया जाए, बड़ी बात है। ठीक है, हाईकोर्ट का देखिए, हाँ गड़बड़ी नहीं हुई, परीक्षा रद्द नहीं हुई, लेकिन एक मैसेज तो जाएगा ना कि प्रशांत किशोर ने अनशन से लेकर अदालत तक की लड़ाई लड़ी। हाँ, तो ये देखिए, अब सबसे ज्यादा आज के समय की क्या जरूरत है कि आप जो मीडिया का स्पेस है कितनी देर ऑक्यूपाई करके रखते हैं, कितनी देर आपका कंट्रोल रहता है, कितनी देर आपकी खबरें चलती हैं। जितनी देर आपकी खबर चलेगी, जितनी देर आप चर्चा में रहेंगे, कई बार तो ऐसा होता है कि जो रॉन्ग रीजन से चर्चा में रहता है, गलत कारणों से भी चर्चा में रहता है, उसका भी प्रचार होता है। मतलब नेगेटिव पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी होती है। इस बात को प्रशांत किशोर से बेहतर कौन समझता है? और यहाँ तो पॉजिटिव पब्लिसिटी हो रही है। और लगातार आप देखिए पिछले 5 दिन 6 दिन से, बल्कि आज हम लोग 10 तारीख को बात कर रहे हैं, और देखा ना वैनिटी बैंड को लेकर जितना घेरने का प्रयास हुआ, उदय सिंह इलियट, पप्पू सिंह के एक इंटरव्यू में सब खुलासा हो गया ना। और फिर देखिए क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन उसकी भी पब्लिसिटी हुई। आप अटैक करने गए तो उसका भी फायदा प्रशांत किशोर को हुआ। आप नेगेटिव पब्लिसिटी करेंगे उसका भी फायदा होगा। आप चुप रहेंगे तो उसका भी फायदा है उनको। तो ये पूरे इस 10 दिन, नए साल का 10 दिन, बिहार की राजनीति में सिर्फ एक आदमी की चर्चा हो रही है, प्रशांत किशोर की। ये तो करोड़ों रुपया खर्च करके जितनी पब्लिसिटी नहीं प्राप्त कर सकते थे प्रशांत किशोर अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, वो उनको ऐसे ही मिल गया। चूंकि अपोजिशन, हम लोगों को बिहार का अपोजिशन अपने, जो आपने कहा कि आलस्य में है, उदासीनता में है। अखबार के संपादक ने बताया, ऑनलाइन एडिटर हैं बड़े अखबार के, कि जब पहले दिन खबर चली सुबह सुबह वैनिटी बैंड को लेकर, तो वे अपनी टीम से बड़ा गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा, ये क्या खबर लिख रहे हो तुम बिहारी लोग, तो आदमी सोच करने कहां जाएगा। मतलब इस मानसिकता से, मतलब तुम्हारी मानसिकता ही समझ में नहीं आ रही है, और लिखने वाले बिहारी थे। तो सोचिए, वह जो नेगेटिव पब्लिसिटी थी वह भी एक नैरेटिव और परसेप्शन में, भाई सवाल उठाए, सोच करने कहां जाएगा। हाँ, ठीक बात तो बिल्कुल।
जब जब आंदोलन पर बैठे हैं और सार्वजनिक जगह पर आंदोलन पर बैठे हैं, 24 घंटे लोगों की नजरों की निगरानी में हैं, तो फिर जी। वैनिटी वैन की बात का तो कोई मतलब नहीं है ना। ये तो अपने आप नहीं उठाना चाहिए था अपोजिशन के लोगों को, लेकिन उनको लगा कि हम इससे ध्यान भटका देंगे। तो ध्यान जी। भटकाना भी उनके खिलाफ चला गया, इससे भी प्रशांत किशोर की पब्लिसिटी हो गई। अपोजिशन ने जो स्पेस छोड़ा, उस स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया है प्रशांत किशोर ने। और वो हम्म, ये नहीं है कि किसी योजना के तहत बहुत डेलिबरेट तरीके से किया है उन्होंने, लेकिन जब मौका मिलता है तो नेता की तो यही भूमिका होती है, यही काम होता है। उन्होंने कब्जा, वो लगातार उस पर वो जगह बनाते गए। अब पिछले 10 दिन से सिर्फ प्रशांत किशोर की चर्चा हो रही है और आगे भी अब उन्हीं बिल्कुल। की चर्चा होगी। उनके सेहत के हम्म, बहाने चर्चा हुई, आमरण अनशन के बहाने चर्चा हुई, वैनिटी वैन के बहाने चर्चा हुई। अब आगे उनके हॉस्पिटल में होने की चर्चा है, अब उनके पीआईएल की चर्चा है, उनके अब कानूनी मुकदमों की चर्चा होगी। तो सड़क से लेकर के, और उस आदमी का कोई एमएलए नहीं है, नहीं तो विधानसभा हम्म, में भी लड़ाई लड़ रहा होता उनका व्यक्ति। तो अब वो सड़क पर भी लड़ रहे हैं और वो कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, वो मीडिया में लड़ रहे हैं। आप मीडिया का स्पेस देखिए, उनके लोगों ने कितना मीडिया का स्पेस ले रखा है। सोशल हम्म, मीडिया में उनके लोग हैं और लोगों की दिलचस्पी भी है जानने में कि उनकी सेहत का क्या हाल है, कैसे छूटे। जमानत में जो नाटक हुआ पूरे दिन, उस नाटक को लेकर के लोगों की दिलचस्पी है कि ऐसा कैसे हुआ, बिल्कुल। शर्तें कैसे हम्म, गायब हुई, किस तरह से शर्तें लगाई हम्म, गई थी। तो कुल मिलाकर के 10 दिन से जो पब्लिसिटी है, वो कोई बहुत ही ब्रांड बड़ी एजेंसी, अमेरिका की जो एप्को एजेंसी मोदी जी के लिए करती थी, वैसी भी कोई एजेंसी इतनी पब्लिसिटी नहीं दिला सकती थी इतने कम समय में। तो वो जी। पब्लिसिटी प्रशांत किशोर को मिल गई है। और वो हम्म, ऐसे नेता नहीं है कि उनको पब्लिसिटी मिल गई तो उसको गंवा देंगे। अब इसको वो कैपिटलाइज करेंगे, इसको वो मल्टीप्लाई करते जाएंगे, कई कई गुना होता जाएगा, उनकी पॉपुलैरिटी हम्म, कई गुना बढ़ती जाएगी। और जिस कॉज को लेकर के वो आंदोलन कर रहे हैं, वो कॉज लोगों तक पहुंच के लोगों के दिल दिमाग में बैठता जाएगा। नतीजा हम्म। जो भी निकले, आपने ठीक कहा कि कोर्ट जो हाँ, भी फैसला नतीजा करे। ये, चुनाव और वोट ये तो अलग बात है, लेकिन एक सहानुभूति और संवेदना तो पैदा हो ही गई ना। जब तस्वीरें हाँ अस्पताल के भीतर से आई कि वो ओरल डाइट पर है, तो वो तो संवेदना तो पैदा हो ही गई ना। हाँ हाँ, बिल्कुल मैसेज कन्वे हो गया ना। लड़ा कौन, असली चीज तो ये है ना, हम्म, लड़ा कौन। जो जी। तो लड़े तो तेजस्वी यादव तो लड़े नहीं, छात्रों के लिए भी हम्म, नहीं लड़े। बाकी जो अस्थायी मुद्दे हैं उनके लिए तो आप नहीं लड़ रहे हैं। मतलब हम्म। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, इन सब पर तो आप नहीं लड़ रहे हैं। और हमने लेकिन देखा छात्रों कल के मुद्दे पर भी मेदांता नहीं लड़ अस्पताल ने कल हमने देखा मेदांता अस्पताल ने बाजाबता बुलेटिन जारी किया और इसमें यह भी कहा कि हम सारे डॉक्टर उनसे कह रहे हैं कि आप अनशन छोड़ दीजिए, आप खाना खा लीजिए, लेकिन वो अभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं है और इन परिस्थितियों में उनकी सेहत का ख्याल रखना पड़ रहा है। हाँ, तो ये इसका भी मैसेज है। लोग समझ रहे हैं कि जी। इतनी सेहत खराब है, मेदांता अस्पताल के डॉक्टर बुलेटिन जारी कर रहे हैं और उनका अनशन जारी है। और वो अनशन हम्म, छात्रों के लिए है, तो छात्र भी इस बात को समझ रहे हैं, छात्रों के अभिभावक भी समझ रहे हैं। और जिनका इसे हम्म, कोई कंसर्न नहीं है, वो भी समझ रहे हैं कि एक आदमी तो आया है लड़ने वाला, जो सरकार के खिलाफ मोर्चा लेके लड़ रहा है। बिल्कुल। हम्म, ये उनको चुनाव में ये फायदा करेगा। तो अभी हम्म, तक जो दो गठबंधनों की बात होती थी कि महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक वर्सेज एनडीए, ये लड़ाई है। और पिछली बार जो गठबंधन बने थे, जो एक 3 पार्टियों का गठबंधन बना था, उपेंद्र कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी का, और मतलब उस समय आरएलएसपी था, आरएलएसपी, बीएसपी और एमआईएम का। जी। उसमें बहुत दमदार गठबंधन नहीं था, क्योंकि हमने देखा उसमें सबको 1.3, 1.3, 1.7 इस तरह का कुछ वोट आया था। बिल्कुल। 5% भी बिल्कुल। कम वोट था सबको मिला करके। लेकिन प्रशांत हम्म, किशोर तो बाई इलेक्शन में लड़के 10% वोट दिखा चुके। जी। तो वो 10% वोट से शुरुआत किया है उन्होंने। और उस वोट को जो फेंस पर बैठा है, देखिए कई बार डिसाइसिव होता है वो वोटर जो अनडिसाइसिव होता है, जो हम्म, अनिर्णय की स्थिति में होता है, जो हवा का रुख देख करके वोट करने जाता है या उबा हुआ है सिस्टम से, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो हम्म, जाता है। बिहार में वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हम बार बार उस बात को दोहरा रहे हैं। 20-22% की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वो वोट बिल्कुल। जा सकता है प्रशांत किशोर के साथ, जो अलग हम्म, अलग हमेशा अलग अलग चीजों को ट्राई करता है। पिछली बार उसमें से कुछ ने चिराग पासवान को दिया, कुछ ने वो 3 पार्टियों के गठबंधन को दिया, कुछ ने निर्दलियों को दिया। 8.64% निर्दलियों को वोट आया। तो इस जी। बार जब जब 3 मोर्चे मजबूती से लड़ेंगे, तो निर्दलीय वगैरह का वोट बहुत कम हो जाएगा, एकदम मिनिमाइज हो जाएगा और वो वोट हम्म, ट्रांसफर होगा प्रशांत किशोर की तरफ। तो ये एक बड़ी चुनौती हो गई है तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि एनडीए का वोट नहीं टूट रहा है। एनडीए का वोट जो बिल्कुल। टूट भी रहा है, वहां जो अभी की हम्म, नाराजगी, छात्रों की नाराजगी से या दूसरे मुद्दों पर सत्ता विरोधी बातों से, वो आरजेडी की तरफ नहीं जा रहा है, वो जी। प्रशांत किशोर की तरफ जा रहा है। चूंकि सत्ता विरोध करते हुए, सड़क पर लड़ते हुए प्रशांत किशोर दिख रहे हैं। तो सत्ता हम्म, विरोधी वोट अगर नहीं जाता है तेजस्वी यादव के पास, तो वो कैसे उस अंतर को भरेंगे जो एनडीए और इंडिया ब्लॉक के वोट के बीच का अंतर है। बिल्कुल। उनके पास बिल्कुल। क्या स्ट्रेटजी है उसको भरने की? ए टू जेड कहने से हम्म, तो भरेगा नहीं। हम्म, मुकेश सहनी को अगर आप रखते हैं, अपने साथ रहते हैं, तो एक संभावना है कि मुकेश सहनी कुछ वोट उनको
दिलवाएंगे, क्योंकि मुकेश सहनी नेता हो गए हैं, अपनी अपनी कम्युनिटी में और उनको देखिए नेता ना, इस बीच केंद्रीय एजेंसियों की मार भी शुरू हो गई। आज आलोक मेहता के यहाँ ईडी की रेड चल रही है, यह भी तो शुरू हो गया ना। हाँ, जिस हाँ कुशवाहा राजनीति को आप साधने का प्रयास कर रहे थे, और आपके सबसे पुराने कुशवाहा नेता आलोक मेहता, देखिए अभय कुशवाहा और ये लोग तो अभी आए हैं ना, तो आलोक मेहता क्या ईडी की रेड चल गई। हाँ, तो इसका क्या आकलन है? आपको क्या लग रहा है कि ये बैकफायर नहीं कर सकता है? कुशवाहा इससे नाराज नहीं हो सकते हैं कि आप किसी हाँ, भी हो पार्टी सकते के हैं, हो? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो भाई सकता है। आलोक आलोक मेहता तो सबसे पुराने नेता है। आलोक मेहता क्या कितनी बार एमएलए एमपी सब सारे चुनाव लड़ते रहे, अरे और उनके पिता तुलसीदास मेहता मतलब लीगेसी है। वही लेगेसी है उसको मतलब एक पॉलिटिक्स को, एक कम्युनिटी की पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो। तो हम इस हम्म, बात को लेके स्केप्टिकल हमेशा इसलिए रहते हैं कि अभी हम लोगों ने देखा है झारखंड में कि जितनी हम्म, कार्रवाई हुई, जितनी ईडी सीबीआई भेजी, वो सब निगेटिव हो गया बीजेपी के लिए। तो इस समय अच्छा, आलोक मेहता को लेकर के कभी ऐसी चर्चा नहीं रही है कि वो कोई बहुत भ्रष्टाचार में रहने वाले नेता हैं या उन्होंने बहुत गड़बड़ी की हुई हो। इसकी इसकी चर्चा बहुत ज्यादा नहीं हुई है। और दूसरी बात, वो जिस पार्टी में रहे हैं, वो पार्टी कितने दिन सत्ता में रही? पिछले 20 साल में तो वो पार्टी तीन साल सत्ता में रही है। तो ये इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है और उनके अभी प्रति कम आपने से जो कम। कहा, अजीत जी कहा ना, अभी आपने जो कहा कि जो झारखंड में हुआ, मैं कल कंस्ट्रक्शन क्लब में भी किसी से मिल रहा था, और बाहर मैं कैब के लिए इंतजार कर रहा था, सामने एक पान की दुकान थी, वहां जो लोग खड़े थे, उनके भीतर भी इस बात की चर्चा थी, जो देखिए वो सहानुभूति, कितनी बार जेल भेज दोगे भाई विपक्ष को। तो हम्म, वो लोग कह रहे थे, मुझे दिल्ली का कोई अनुमान नहीं है, मैं कोई अनुमान कर भी नहीं रहा हूं कि सीटें कम हो सकती है, आपस की चर्चा, उनकी चर्चा, लेकिन वापस फिर से केजरीवाल ही आ रहा है, और इसमें केंद्रीय एजेंसियों की मार का भी असर है, जो झारखंड में देखने को मिला था। हाँ, वो हर जगह ये तो इस बात को, किसी भी चीज की अति जो है वो ठीक नहीं है। और जी। चुनाव के समय, चुनावी साल में इस तरह से पता नहीं क्या सोच करके बीजेपी ने किया है, उसके बाद क्या उसकी हम्म, योजना है, क्या मतलब समझ नहीं आ रहा है। लेकिन करने की जरूरत नहीं है। अगर सचमुच कोई बड़ा केस है तब तो अलग चीज है, फिर उस जी, पर हम लोग क्या बिल्कुल। टिप्पणी करें? मेरिट पर तो हम लोग क्या टिप्पणी कर सकते हैं? हम्म, लेकिन इस मैसेज यही है कि आप अपोजिशन को परेशान कर रहे हैं। अपोजिशन में भी बिल्कुल। उस जाति के नेता को परेशान कर रहे हैं जिस जाति के बारे में लोकसभा चुनाव के समय एक मैसेज हुआ कि एटलीस्ट 5 सीटों पर उन्होंने साथ छोड़ दिया था एनडीए का, और वो चले हम्म, गए थे महागठबंधन के साथ, और वहां उन्होंने नतीजों को प्रभावित किया था। तो ये मैसेज जो है, ये इसका निगेटिव भी हो सकता है। खैर, वो एक और एग्रेशन मैसेज है तो अभी। देखिए, पिछले दिनों हुलास पांडे के यहाँ रेड हुई, ईडी की रेड हाँ, हुई, लोगों हाँ, ने कहा हुलास पांडे के यहाँ रेड तो है ही, लेकिन चिराग पासवान को संदेशा है, यह भी बात कही जा रही तो है। है, ये भी बात है। और अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि एनडीए एकजुट है, एनडीए की एकजुटता जी, का राग बिल्कुल। वो भी गाने लगे हैं। तो हम्म, ये सब एजेंसी कई बार इसका इस्तेमाल आपको फायदा पहुंचाता है, ये दो धारी तलवार है, कई बार ये इसका नुकसान भी हो जाता है। तो खैर, वो जी, हम लोग अभी आगे देखेंगे, चूंकि अभी चुनाव में थोड़ा समय है। लेकिन ये तय बिल्कुल। है कि दो गठबंधन तो जो पारंपरिक हैं, उनके मुकाबले प्रशांत किशोर एक बड़ी ताकत बन गए हैं। और वो हम्म, ताकत, उसमें से दोनों गठबंधनों का वोट उनको मिलेगा। जो सत्ता विरोधी वोट है, वो वोट भी कुछ उनको उनको जाएगा, कुछ आरजेडी की तरफ से भी मुस्लिम यादव में से वोट उनको मिलेगा, बेशक मुस्लिम का ही मिले। और एक तीसरा वर्ग जो 20-22% किसी को नहीं देता है, उसका बड़ा वोट उनके साथ जाएगा। तो एक अच्छा वोट आधार लेकर के गठबंधन एक नेता के तौर पर प्रशांत किशोर की पार्टी लड़ेगी, और एनडीए एकजुट होकर के लड़ेगा। तो फाइटिंग चांस हमेशा तेजस्वी यादव का और महागठबंधन का कम होता जाएगा। जितना मजबूत है, अगर एनडीए मजबूत रहता है तो उनके फाइटिंग चांस कम हो जाएंगे। प्रशांत किशोर जितने मजबूत होंगे, वो और ज्यादा कमजोर होंगे तेजस्वी यादव। बिल्कुल। चलिए, तो देखिए आप बिहार की क्या स्थिति है और किस तरीके से महिला कंस्टिट्यूंसी नीतीश कुमार ने डेवलप किया है, एमवाई कंस्टिट्यूंसी तेजस्वी यादव का है, छात्र युवा कंस्टिट्यूंसी क्या डेवलप हो सकता है, इस पर हमारी नजर रही बनी रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक, हैंडल एक्स पर जो है फॉलो कीजिए। धन्यवाद।